नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग चर्चा का विषय है कंप्यूटर युग में हिंदी की दशा और दिशा। शुरुआती दौर में आशंका जताई जा रही थी कि हिंदी प्रेमियों को झटका लगेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर के तकनीक से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। आज हिंदी में वेबसाइट की संख्या काफ़ी संख्या में वेबसाइट हैं, और आपको यह जानकर खुशी होगी कि आने वाले दिनों में जो हम लोग वेबसाइट पे एड्रेस लिखते हैं वो भी हिंदी में होने जा रहा है। और अन्य नए पहलू हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री विनोद बब्बर जी, जाने माने साहित्यकार, और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में भ्रमण करते रहते हैं। साथ ही विदेशों में भी इन्होंने काफ़ी संस्थाओं को साथ अपने संगोष्ठी और व्याख्यान दिया है। और इसके लिए इन्होंने अब तक 100 से भी अधिक प्रशंसा प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं और कई सम्मान मिले हैं, जिसमें विद्यासागर, विद्या वाचस्पति, साहित्य महोपाध्याय, तुलसी सम्मान, और इन्होंने कई किताबें भी लिखे हैं, जिसमें व्यंग संग्रह, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, निबंध संग्रह, अन्य तरह के जो विधाएं हैं साहित्य के, सभी पर इन्होंने अपना हाथ आजमाया और काफ़ी वो अच्छा कृति सामने आई है, जिससे हिंदी के पाठकगण लाभान्वित हुए हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आज के व्याख्यान से हम लोग भी लाभान्वित होंगे। इसी उम्मीद के साथ श्री बब्बर जी को आमंत्रित करते हैं कि अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। नमस्कार जी। हर युग का एक अपना परिवेश होता है। उसी परिवेश में अनेक प्रकार की चुनौतियां, अनेक प्रकार के अवसर भी समाहित होते हैं। जब कंप्यूटर युग की बात करते हैं तो बहुत बेहतर होगा कि हम इससे भी कुछ पीछे जाकर के विचार करें। कल युग, कल माने मशीन, मशीनी युग। इस युग में जब सब कुछ मशीन से हो रहा है, यहाँ यात्रा करनी हो, यहाँ किसी वस्तु का उत्पादन करना हो, यहाँ तक कि खेती बाड़ी भी मशीनों से हो रही है, तो फिर भाषा इससे अछूती कैसे रह सकती है। तो भाषा के मामले में कंप्यूटर का उपयोग उसी कलयुग का ही एक विस्तार है, भाषा का मशीनीकरण है। हाँ, ये ठीक है कि हम भाषा के मामले में पत्थरों पर, शिलाओं पर लिखने से आरंभ हुए, भोजपत्रों से होते हुए आज हम कंप्यूटर तक पहुंचे हैं। इस लंबे सफर में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आई हैं। कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, और ये कठिनाइयां ही मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती हैं। किसी ने इसीलिए तो कहा है कि शाहिल के शकूं से इनकार किसे है, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और। तो ये चुनौतियों का सामना हमारे कंप्यूटर के विशेषज्ञों ने बखूबी किया। उन्होंने हर प्रकार की चुनौती का समाधान ढूंढ निकाला। अब प्रश्न ये सबसे पहला है कि कंप्यूटर में हिंदी क्यों? तो इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हिंदी का एक महत्व है इस देश के प्रति, बल्कि पूरे विश्व के प्रति। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमें यह स्मरण रखना होगा कि केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य जी जब श्रीनगर में जाकर के सरस्वती मंदिर की स्थापना करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने मलयालम भाषा में वहाँ संवाद नहीं किया होगा। वही शंकराचार्य जी देश की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करते हैं। वही शंकराचार्य जी अपना अंतिम श्वास दक्षिण में नहीं, उत्तरांचल की भूमि पर लेते हैं। तो उन्होंने किस भाषा में संवाद किया होगा? बंगाल के अंदर जन्मे चैतन्य महाप्रभु जी, वो ब्रज की गलियों में आकर के वो जब राधे राधे कृष्ण कृष्ण को स्मरण करते हैं, तो किस भाषा में किया होगा उन्होंने? अयोध्या में जन्मे राम दूर रामेश्वरम गए 14 वर्षों के वनवास में, तो सारे देश के अंदर उनका संवाद किस भाषा में हुआ होगा? ब्रज में जन्मे कृष्ण द्वारिका गए, तो निश्चित रूप से यहां कोई ना कोई संपर्क की भाषा अवश्य रही होगी, क्योंकि संपर्क की भाषा होना हर युग की आवश्यकता है। हर युग की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि यदि यूं कहें कि वो विवशता है, तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भाषा का होना परम आवश्यक है।
कंप्यूटर की जब बात भी करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो पूरे इस राष्ट्र परिदृश्य को जोड़ सके, इस पूरे देश को जोड़ सके। शुरू में कुछ कठिनाइयां आई क्योंकि एक ऐसा वर्ग इस देश के अंदर है जिसका मानना था कि हिंदी का कंप्यूटरीकरण हो नहीं सकता। लेकिन जब हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञ थे उन्होंने ये प्रमाणित किया कि कंप्यूटर का भाषा से कोई संबंध नहीं है, कंप्यूटर भाषा नहीं जानता, वो तो सिर्फ 0 और 1 को जानता है, उसी 0 और 1 पर उसकी सारी प्रक्रिया है। और ये सच तो ये है कि 0 तो भारत ने ही दिया, यदि भारत ने 0 ना दिया होता तो कंप्यूटर की क्या स्थिति होती। तो उस आधार पर हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे विशेषज्ञों ने उन सभी का समाधान किया, कंप्यूटर से संबंधित अनेक प्रकार की खोज की। हाँ, कुछ समस्या आरंभ में अवश्य थी क्योंकि हमारे यहाँ अनेक प्रकार के फॉन्ट्स का प्रचलन था जिनकी कीबोर्ड अलग अलग थी। अभी भी कुछ समस्याएं हैं। एक यूनिकोड की बात हुई, यूनिकोड के माध्यम से यह समस्या काफ़ी हद तक हल हुई, लेकिन अभी यूनिकोड सभी जगह सभी लोगों के द्वारा स्वीकार्यता की कुछ समस्याएं हैं। और उससे बड़ी बात एक और भी है कि कंप्यूटर के लिए हमें जिस प्रकार के सॉफ्टवेयर चाहिए उनकी जब हम तुलना अन्य भाषाओं के, विशेष रूप से इंग्लिश के सॉफ्टवेयर से करते हैं तो यहाँ भी कुछ समस्या आती है। इंग्लिश का वो सॉफ्टवेयर जो 500-700 रुपये में मिलता है, अंग्रेजी का ये स्थिति है। तो दूसरी ओर हिंदी की स्थिति यही है कि वही सॉफ्टवेयर जब हिंदी में आ जाता है तो हजारों रुपए का हो जाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर तो बहुत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन राजकीय स्तर पर इस प्रकार के प्रयासों की अभी कुछ कमी महसूस की जा रही है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी सार्थकता हमारे सामने आ रही है। हम ये देखते हैं कि इस समय जो सोशल नेटवर्किंग के मामले में अनेक बहुत बड़ी संख्या में हिंदी का उपयोग हो रहा है। ब्लॉग्स बने हैं, वेबसाइट्स बनी हैं, बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है। और जहाँ तक फेसबुक जैसी चीज़ें आई, इस पर हिंदी का इतना अधिक प्रयोग हो रहा है कि इसको देख करके तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुत निकट भविष्य में हिंदी कंप्यूटर पर सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली भाषा होगी। हिंदी चूंकि इस देश की भाषा है, इस धरती की भाषा है, संबंधों की भाषा है, संपर्क की भाषा है, भ्रमण की भाषा है। क्योंकि ये देश की संस्कृति केवल भूभाग नहीं होता, वहाँ की भाषा और भूषा का संबंध भी होता है। जब हम इस देश के अंदर कोई व्यापार करने के लिए भी आता है तो उसको भी इस देश की भाषा सीखनी पड़ती है, जाननी पड़ती है। प्राचीन काल में यदि जाएं तो अंग्रेज आए तो उन्होंने भी इस देश की भाषा को सीखना चाहा, उन्होंने हिंदी को सीखा, हिंदी को जाना, ताकि वो जानना चाहते थे कि इस देश के आमजन को। और ये सच्चाई यही है कि हिंदी का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था जो वो अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित हुआ, और बाद में जो कंप्यूटर का जो पहला फॉन्ट आया वो भी एक अंग्रेज़ के द्वारा ही बनाया गया था, जिसमें हाँ एक महाराष्ट्र के हमारे एक भारतीय व्यक्ति भी उस पहले फॉन्ट्स को बनाने में सहायक रहे हैं। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस भारत के अंदर आईं, उन्होंने देखा कि यहाँ के आम जन से जुड़ना है तो आम जन की भाषा बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आम जन की भाषा के बिना इस देश के अंदर निर्वाह होने वाला नहीं है। अपना संदेश प्रेषित नहीं कर सकते। ये संदेश प्रेषित करने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ गई। जब स्वामी दयानंद जी गुजरात से चले इस देश के अंदर एक क्रांति की मशाल लेकर के, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो उन्होंने देव भाषा में नहीं लिखा, कोई विशेष प्रकार की भाषा में नहीं लिखा। देव भाषा की बजाय उन्होंने देश भाषा का प्रयोग किया। देश भाषा वो हिंदी है। उस देश भाषा के कारण से ही उनका संबंध, उनका जो चीज़ें थीं वो सारे भारत के अंदर संप्रेषित हुई, भारत के लोगों तक पहुंची। आज भी जब कोई व्यक्ति बाहर यहाँ आता है, चाहे वो व्यापार के लिए आए, चाहे वो अन्य कार्य के लिए आए, उसको इस देश की भाषा समझनी पड़ती है। विज्ञापन की भाषा आज बहुत तेजी से अगर हिंदी हुई है तो सिनेमा की भाषा भी हुई है, बाजार की भाषा भी हुई है, लेकिन बाजारू भाषा नहीं है। ये सबसे मीठी भाषा है। इसीलिए विदेशों के लोग भी जो उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी का तुलनात्मक अध्ययन किया तो उन्होंने स्वयं कहा है कि ये बाजारू भाषा नहीं, इसमें किसी प्रकार की अराजकता नहीं है। और जिस भाषा के पक्षधर
बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उन्हें ये कैसे स्मरण कराया जाए कि स्वयं बर्नार्ड शॉ ने अंग्रेजी के विषय में कहा था कि अराजक है ये, BUT बट और PUT पुट, एक ध्वनि नहीं किसी शब्द की। और बर्नार्ड शाह ने अपनी वसीयत में इस बात के लिए भी कहा था कि मेरी संपत्ति में से कुछ अंश इस भाषा को सुधारने में लगाया जाए, इस भाषा का एक मानकीकरण किया जाए, इस प्रकार की अराजकता न रहे। लेकिन हिंदी में ये सब नहीं है। हिंदी के अंदर हर ध्वनि मौजूद है, हर वर्ण मौजूद है। आप जो कहते हैं वो लिखा जा सकता है, आप जो बोलते हैं वो लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और ये भी नहीं है कि एक व्यक्ति कुछ और बोले और दूसरा कुछ और बोले। हाँ, स्थानीय स्तर पर उनकी जो स्थानीय भाषाएं हैं उसके प्रभाव के कारण से कहीं कुछ भिन्नता हो सकती है। तो अंग्रेजी और हिंदी की ये पहले चरण पर ही जब हम अराजकता की स्थिति देखी। दूसरी ओर कुछ लोगों का ये मत है कि नहीं, अंग्रेजी के बिना काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की स्वीकार्यता नहीं है, हिंदी की स्वीकार्यता नहीं है। एक हमारे मित्र ने तो एक दिन ये कहा कि हिंदी के साहित्य में आज तक किसी को नोबेल पुरस्कार ना मिलना हिंदी का पिछड़ापन है। तो उन्हें कैसे स्मरण कराया जाए कि नोबेल पुरस्कार का हिंदी से संबंध नहीं है। हिंदी का साहित्य अपने आप में नोबेल है। इस नोबेल पुरस्कार देने के पीछे एक मानसिकता है। यदि वो मानसिकता ना होती तो हिंदी से पहले गांधी को नोबेल दिया जाता। आज वो नोबेल समिति अपनी गलती स्वीकार करती है कि उन्होंने गांधी को नोबेल नहीं दिया। बहुत संभव है कि आने वाले समय में वो हिंदी के जो इतना विशाल साहित्य लिखा जा रहा है, इतनी रचना हो रही है, सारी दुनिया उसके महत्व को स्वीकार करती है, उसके नोबेलनेस को स्वीकार करती है, उसको सम्मानित ना किए जाने का वो एक दिन जरूर अपराध बोध महसूस करेंगे। हाँ, जो लोग हिंदी के प्रति किसी एक हीन भावना की ग्रंथि के शिकार हैं, उन्हें यह कैसे बताया जाए कि हिंदी किस प्रकार से किसी भी प्रकार से हीन भावना की शिकार नहीं है। हीन भावना का उससे कोई संबंध नहीं है। हिंदी श्रेष्ठता ग्रंथि की आवश्यकता है और उस श्रेष्ठता ग्रंथि से बाहर आने के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हम किसी भी दृष्टि से हीन नहीं हैं। अपनी भाषा का गौरव होना चाहिए। जहां हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जब फ्रांस का कुछ भाग जर्मनी ने हथिया लिया, काफी लंबे समय तक उसके पास रहा, तो कहा जाता है एक बार जर्मनी की महारानी अब उस क्षेत्र के अंदर भ्रमण करने गई, एक स्कूल में गई और वहां उस स्कूल में उन्होंने बच्चों से बहुत सी पूछताछ की और अंत में उन्होंने कहा कि क्या किसी बच्चे को जर्मन का राष्ट्रगान आता है। एक बच्ची ने जर्मन का राष्ट्रगान बिल्कुल ठीक से सुनाया तो महारानी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि मांगो क्या मांगती हो, जो कहोगी तुम्हें मिलेगा। उस बच्ची ने कहा वाकई जो मैं मांगूंगी मुझे मिलेगा। तो उन्होंने कहा मालूम नहीं तुमको, मैं महारानी हूं। तो उसने कहा ठीक है, यदि आप दे ही सकते हैं तो कृपया आप ये कीजिए कि हम लोगों की भाषा का जो माध्यम है वो फ्रेंच होना चाहिए, क्योंकि ये जर्मनी भाषा हमारी भाषा नहीं है, हम इस बोझ को सहन कर रहे हैं। उस बच्ची के मुंह से ये बात सुनकर के जर्मन की जो महारानी थी गुस्से से चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसको अपने वचन का बोध रहा। उसने कहा बेटा तुम्हारे जो बात है उसका पालन हम अवश्य करेंगे उस वचन का। वास्तव में नेपोलियन ने भी हमें इतनी बड़ी शिकस्त नहीं दी जितनी तुमने बड़ी दी है। और उस क्षेत्र के अंदर बाद में फ्रेंच भाषा शिक्षा का माध्यम बनी और महारानी ने अपने सरकार तक ये संदेश पहुंचाया कि जिस देश का बच्चा भी अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति गौरव महसूस करता है, अपनी मातृभाषा के प्रति, उसको ज्यादा समय तक आप गुलाम नहीं बनाकर रख सकते। और इतिहास साक्षी है कि वो ज्यादा लंबे समय तक उस गुलाम नहीं रहा, वो फ्रांस फिर भी आजाद हुआ। हम अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी मातृभूमि की भाषा के प्रति हीन भावना क्यों महसूस करते हैं? जब यह देश आजाद हुआ तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी शिक्षा मंत्री थे, वो एक विश्वविद्यालय के दौरे पर गए
उन्होंने कुलपति जी से कहा कि महोदय, आप ये ध्यान रखें कि हमारी युवा पीढ़ी पर पश्चिम के बहुत अधिक संस्कार ना आए, ये आप अवश्य ध्यान रखेंगे। इस देश की परिस्थितियों के अनुकूल उनको शिक्षा दी जाए। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने अनुभव किया कि कुलपति महोदय ने अनेक बार सर 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 कहा, तो इस पर उन्होंने सबसे पहले आपत्ति की कि भैया, तुम्हारे अंदर ही वो पश्चिम के संस्कार मौजूद हैं, ये चाटुकारिता की बात, आपके पास सर का कोई विकल्प तो होगा। आप उन शब्दों का इस्तेमाल करो, मुझे भाई कहें, मेरा नाम लीजिए, श्रीमान कहें, लेकिन ये सर। लेकिन नहीं, इस देश के कुछ लोगों को अंग्रेजी बोलने के अंदर गौरव महसूस होता है। इसीलिए इंग्लैंड के रूपर्ट, जो वहाँ के हिंदी के साहित्य सृजन किया है, उन्होंने तो विशेष रूप से कहा कि भारत में आकर मुझे एक बात का बहुत कष्ट होता है कि जब यहाँ लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को हेलो, हाय, हाउ आर यू बोलते हैं, जबकि यहाँ शब्दों की कमी नहीं है। दुनिया की सबसे मीठी भाषा, सबसे प्यारी भाषा, सबसे सुंदर भाषा, और फिर दूसरी भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऐसे अनेक उदाहरण हैं। देश आज़ाद हुआ, सोवियत संघ के अंदर हमारी राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित जी गई, स्टालिन को उन्होंने अपने जब परिचय पत्र प्रस्तुत किए तो वो इंग्लिश में थे। उन्होंने कहा, क्या आपके देश की कोई भाषा नहीं है? ये अंग्रेजी ना आपके देश की भाषा, ना हमारे देश की भाषा, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हिंदी के परिचय पत्र बने और बाद में वो प्रस्तुत किए गए। हमें ये कौन इस बात का एहसास कराएगा कि अपनी मातृभाषा का महत्व भी कुछ और है। डॉक्टर रघुबीर फ्रांस के अंदर गए, वहाँ जहाँ रह रहे थे, उनके जो उस मकान के मालिक थे, एक दिन उनकी बेटी ने एक पत्र ला करके दिया जो भारत से गया था। उस बच्ची ने ये पूछा कि ये किस भाषा में है। जब वो खोलकर देखा गया तो इंग्लिश में था। उस बच्ची ने अपनी माँ को बताया, तो उसी शाम उनके मकान मालिक ने उन्हें कहा कि कृपया आप हमारे मकान को खाली कर दीजिए, हम आपको यहाँ स्वीकार नहीं करते। उन्होंने पूछा, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये परंपरा है, जो अपनी मातृभूमि, मातृभाषा को नहीं जानता, उसका गौरव महसूस नहीं करता, तो उसको हम बर्बर कहते हैं, जालिम मानते हैं। तो डॉक्टर रघुबीर ने विशेष रूप से इसका उल्लेख किया है कि जो अपनी भाषा को ना जानने वाला यदि बर्बर है, तो वो देश, वो संस्कृति वाकई समृद्ध होगी। ये ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं जो हमें हिंदी का बोध कराते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस बोध को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए और प्रबल करने के लिए कितने आंदोलनों की आवश्यकता होगी? क्यों हम उस भाषा की ओर भाग रहे हैं जिसके बिना भी दुनिया के बहुत सारे देशों ने उन्नति की है? जर्मन के कितने विद्वान हुए जिनके कार्य, जिनके दर्शन शास्त्र की बात, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, उन्होंने अंग्रेजी का सहारा नहीं लिया। आज 5 सितंबर डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन महान दार्शनिक थे। वो भी अपनी मातृभूमि, अपनी भाषा के प्रति इतना स्नेह महसूस करते थे कि अपने नाम के साथ जो सर्वपल्ली शब्द जोड़ा वो उनके गांव का था, गांव का नाम था। अपनी भाषा की बात करते थे। उनको यदि दुनिया स्वीकार करती है तो उनके अंग्रेजी ज्ञान की वजह से नहीं, उनके अपने भाषा, अपनी मातृभूमि के प्रेम के कारण से करती है। अंग्रेजीदा लोगों को शायद ये स्मरण होगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल पर हिंदी के पक्ष में जब चर्चा हुई कि हिंदी को इस देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्यों बनाया जाए, क्यों स्वीकार किया जाए, तो अनेक लोगों ने तर्क प्रस्तुत किए। और उस समय जो इस देश में सबसे ज़्यादा इंग्लिश जानते थे, विदेशों में पढ़े थे, उस व्यक्ति ने इंग्लिश के पक्ष में धुआंधार भाषण दिया। उस कार्यक्रम में उपस्थित एक सज्जन ने उन्हें कहा कि महापुरुष, श्रीमान, आपने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, यदि आप इन्हें लिखित रूप में मुझे दे दें तो मैं उसको सजो कर रखूंगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम आएगा। तो कहा जाता है कि उन्होंने वो तर्क लिख करके उस व्यक्ति के पास भेज दिए गए और वह व्यक्ति भी इंग्लिश का जानकार था। उसने लाल पेन से अनेक जगह निशान लगाकर लौटाए।
और साथ में एक पत्र भी कि उसने कहा, श्रीमान, आपके जैसा व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि इस देश में सर्वाधिक अंग्रेजी जानता है, यदि वह इतनी गलती करता है तो इस देश के आम जन की स्थिति क्या होगी। तो इससे मेरा यह पक्ष और मजबूत होता है कि इस देश की भाषा, इस देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। संविधान ने स्वीकार किया, हिंदी दिवस चल रहा है, हिंदी सप्ताह चल रहा है, देश भर में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों जब एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई और राष्ट्रभाषा के संबंध में जानकारी ली, राजभाषा के संबंध में जानकारी ली, तो उन्हें यह बताया गया कि हिंदी के विषय में ये जो बात कही जा रही है कि वो राष्ट्रभाषा, वो ये सत्य नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि हिंदी को हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं, उसको दिनचर्या में शामिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका जो महत्व था उसको भी हम स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। जबकि ऐसे लोगों के कारण से ही कभी कभी लगता है कि ये 14 सितंबर, ये हिंदी दिवस और ये पितृपक्ष दोनों साथ साथ आते हैं। पितृपक्ष में भी हम लोग एक दिन अपने पितरों का स्मरण करके और वर्ष भर के लिए भुला देते हैं, उनकी चित्र पर माला डाल करके। हिंदी के साथ भी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम ऐसा ही कर रहे हैं। हिंदी दिवस हमने उसका तर्पण किया और फिर से भूल गए। इस तर्पण की आवश्यकता नहीं है, प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, हमें उसको स्वाभाविक करने की, अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। हिंदी हर रोज की चीज है, रोज की दिनचर्या में उसकी आवश्यकता है। उसको जीवन में आएगी तो कंप्यूटर में तभी आएगी, कंप्यूटर के अंदर उसका उपयोग और बढ़ेगा। ऐसे लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि हिंदी किसी भी दृष्टि से दीन नहीं है, जो तथाकथित विश्व भाषा से बेहतर है। उस विश्व भाषा के विषय में देखिए कि 1620 के अंदर से पूर्व इंग्लैंड के अंदर वहां लैटिन और फ्रेंच शब्दों का बहुत अधिक उपयोग होता था, माध्यम था। और वहां पर की संसद के अंदर एक बार ये याचिका आई जिसमें यह कहा गया कि हमें अंग्रेजी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उन्होंने 26 दिन के अंदर अंदर अपना सभी कुछ अपनी भाषा में कर लिया। तो हमें ऐसा करते हुए क्यों कष्ट होता है, क्यों पीड़ा होती है, क्यों हम साहस नहीं करते हैं, हमारा आत्मबल कहां चला जाता है। लेकिन नहीं, विज्ञान की भाषा के विषय में कहा जाता है कि ये विज्ञान की नहीं है, लेकिन हमारे यहां जो शब्द चयन आयोग है, हमारे इतने विद्वान लोग रहे हैं, उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया, हर परिस्थिति के शब्दों को तैयार किया। लेकिन कुछ लोग वो हिंदी को ही देवनागरी लिपि की बजाय रोमन लिपि में अपनाने की सलाह देते हैं। पिछले दिनों इस देश के एक जाने माने साहित्यकार ने जनसत्ता में एक लेख लिखा कि हिंदी को रोमन लिपि अपना लेनी चाहिए। बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नागरी लिपि परिषद के सचिव, जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषा सहायक रह चुके हैं, डॉक्टर पंचाल, उन्होंने उसका करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम हिंदी की लिपि बदल लेंगे तो लिपि तो उसका आवरण है, उसकी पहचान है। आज हम लिपि बदलने की बात कर रहे हैं तो कल भाषा भी चली जाएगी। और उस लिपि को अपनाने की बात कर रहे हैं जिनके पास ध्वनि का शब्द नहीं है, जिसके पढ़ने के अंदर विसंगति है, जहां बर्नार्ड शॉ जैसे व्यक्ति उसको कहते हैं कि वो अराजक भाषा है। होना तो ये चाहिए कि दुनिया हमारी लिपि को स्वीकार करे, हमारी लिपि को स्वीकार करे, क्योंकि हर शब्द का हमारे पास उपलब्ध है। तो ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि लिपि बदलने से नहीं, मानसिकता बदलने की जरूरत है। जो लिपि बदलने की बात करते हैं उन्हें शायद ये स्मरण नहीं कि हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान पंजाब का है। पंडित श्रद्धाराम फैलोरी ने बहुत कुछ लिखा और बहुत से विद्वानों ने लिखा, यहां तक कि गिरधर कविराय, जिनकी कुंडलियां पूरे विश्व में जानी जाती हैं, उन्होंने पंजाब के अंदर रह करके हिंदी साहित्य की सृजना की। लेकिन उनकी लिपि गुरमुखी होने के कारण से लोगों ने उसको बहुत बाद में जाना, जब उसका देवनागरीकरण हुआ। तो इसलिए हिंदी की लिपि देवनागरी होनी चाहिए, रोमन नहीं। कंप्यूटर पर भी वो रोमन शब्द से काम चलता
तो बहुत भ्रमना उत्पन्न होता। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे विशेषज्ञों ने, विशेष रूप से मैं दांगी जी का जिक्र करूंगा, जिन्होंने जिस तरह से काम किया, उन्होंने अनेक प्रकार के कन्वर्टर बनाए, अनेक प्रकार की और तकनीकों की खोज करके हिंदी को आज एक विश्व मंच पर ला करके रख दिया है कि सभी जगह उसको पढ़ा जा सकता है। उसके लिए कुछ विशेष फॉन्ट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी इस दिशा में कुछ काम करने बाकी हैं, काम किया जा रहा है और वो बहुत जल्दी ही हमारे सामने आएंगे। लेकिन ये कहा जाए कि भारत देवनागरी लिपि के बिना, हिंदी के बिना काम चलेगा, कंप्यूटरकरण चलेगा? नहीं। सच्चाई यह है कि जब हम हिंदी को कंप्यूटर पर इस्तेमाल करते हैं तो भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें भी कन्वर्ट में सुविधा रहेगी, क्योंकि हम उन भाषाओं को भी जिंदा रखना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं। वो मातृभाषा है, वो अवश्य रहनी चाहिए। लेकिन ये ना हो कि हम हिंदी की भी रक्षा ना कर पाएं, क्षेत्रीय भाषाओं की रक्षा भी ना कर पाएं। इस प्रयास के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग जो अंग्रेजी का समर्थक है, अंग्रेजी का समर्थक, वो क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी के प्रति एक भ्रम उत्पन्न कर रहा है। वो उनको ये आपस में लड़ाना चाहता है कि यदि हिंदी का बहुत अधिक प्रयोग बढ़ा तो आपकी भाषाएं दब जाएंगी। ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यह है कि अगर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को किसी से खतरा है तो वो अंग्रेजी है, अंग्रेजीकरण से है, वो उनके भाषा के अंदर प्रवेश करता चला जा रहा है और उसको रोकने की जरूरत है। ऐसे लोगों को महसूस करना होगा कि इस देश में सदा से ही हिंदी और संस्कृत का उपयोग रहा है। ये जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं ये सभी संस्कृत की पुत्रियां हैं और अधिकांश भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी से मिलती जुलती है। यदि आप गुजराती को देखें तो कहाँ भिन्न है, बहुत मामूली अंतर है। गुरुमुखी को देखें तो बहुत अधिक अंतर नहीं है। ऐसी अनेक भाषाओं के अंदर है। और जो लिपियों के अंदर अंतर भी है वो जब हम कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भाषाएं और निकट आएंगी, वो और निकट आने का कार्य होगा। इसी बात को समझना आवश्यक है। इसी लिपि को कंप्यूटरीकरण के माध्यम से जो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा हुआ जो साहित्य है उसका भी कंप्यूटरीकरण हो सकेगा, उसके अनुवाद की भी सुविधा होगी, वो दूसरों तक पहुंचेगा, सूचनाएं पहुंचेंगी। और ये सूचनाओं का जो महाजाल है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव है। आज के युग में हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तकनीक की उपेक्षा करना वास्तव के अंदर एक अपने आप को जानबूझ करके पीछे रखने की मानसिकता है। और भारत जिसको सारी दुनिया स्वीकार कर रही है, भारत की जनता जिसको सारी दुनिया मान रही है उसके मेहनत का लोहा, वो ये कदापि स्वीकार नहीं करेंगे कि तकनीक के, भाषा के तकनीकीकरण के मामलों में वो पिछड़े रहे। बालेंद्रू जी ने कितना काम किया, मखीजा जी ने कितना काम किया, विशेष रूप से विजय कुमार मल्होत्रा जी गुड़गांव के, उन्होंने कंप्यूटर में कितना काम किया, कंप्यूटर के हिंदी के कंप्यूटरीकरण का। तो ऐसे ये लोग और ऐसे और अनेक लोग हैं जिनका उल्लेख करें तो संभवतः ये हमारा समय इसी में बीत जाएगा। उन सभी के प्रति, उन सभी को मान देते हुए हमें ये देखना है कि शासकीय प्रयास हो या ना हो, हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को किस प्रकार से जिंदा रख सकते हैं, इस बात को हमें सोचना है, इस बात को हमें समझना है, ये हमें मानना है। क्योंकि हिंदी मजबूरी की भाषा नहीं है, मजबूती की भाषा है। उस मजबूती की भाषा थी तभी तो जब यहाँ इस देश के अंदर अंग्रेज आए तो उन्होंने इस देश की भाषा को सीखा। इस देश की भाषा को सीखने के पीछे उनका उद्देश्य मुख्य रूप से यही था कि वो इस देश पर शासन करना चाहते हैं, तो इस भाषा, यहाँ के लोगों से संवाद करना चाहते हैं। जो लोग धर्मांतरण के लिए आए उन्होंने भी इस देश की भाषा को सीखा। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि इस देश के अंदर जो विदेशों से धर्म आए उन्होंने भी हिंदी को सीख करके अपने धर्म का प्रचार किया। उन धर्मों के जो मूल बातें हैं वो आज भी उस भाषा में हैं जो इस देश की जनता समझ नहीं पाती है, लेकिन उसके अर्थ को यहां बताया गया, हिंदी के अंदर बताया गया, तो उन्होंने समझा, उन्होंने जाना। और जो इस देश की संस्कृति को जानना चाहते हैं, जो इसको समझना चाहते हैं, उनके लिए भी हिंदी का आवश्यक है। और हिंदी की और इसकी लिपि की विशेषताओं का जिक्र विनोबा भावे जी ने ही नहीं किया, बल्कि सर विलियम जॉन क्राइट्स ने ही नहीं किया, बिल गेट्स
जिसको आज सारी दुनिया जिसके बारे में जानती है, उस बिल गेट्स ने भी इसकी लिपि की प्रशंसा की, इसके बारे में कहा, और आज इसको विश्व बड़ी तेज़ी से स्वीकार कर रहा है। गूगल हो, याहू हो या और सब सर्च इंजन जितने हैं, उनके अंदर हिंदी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि हिंदी जोड़ती है, हिंदी संपर्क की भाषा है। इस देश के जनमानस को तो जोड़ती है। जब एक व्यक्ति दक्षिण का उत्तर में वैष्णो देवी जाता है, अमरनाथ जाता है, जब उत्तर का व्यक्ति रामेश्वरम जाता है, तिरुपति के दर्शन करने के लिए जाता है, पश्चिम के अंदर गुजरात में अंबाजी जाता है, पूर्व के अंदर कामाख्या देवी के दर्शन करता है, अरुणाचल और मेघालय जाता है, तो उनको जोड़ने वाली भाषा हिंदी ही है। हिंदी के महत्व को हमें ये मानना है, हमें ये समझना है कि हिंदी इस देश की बहुत आवश्यकता है, बहुत बड़ी चीज़ है। और ये भाषाएं यदि इस प्रकार का पुल ना बने, यदि हिंदी एक सभी भाषाओं में जो पुल का कार्य कर रही है, उसको हमें समझना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हम स्वयं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे होंगे, क्योंकि हमें जोड़ रही है। हाँ, देश में ही नहीं, ये विदेश में भी जोड़ती है। मुझे स्मरण है कि मैं विदेश में गया, मेरे एक मित्र साथी थे, वहाँ के एक बहुत बड़े मॉल्स में हम लोग एक कोने में खड़े हुए बातचीत कर रहे थे, हिंदी में बातचीत कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि आप भारत से हैं, हिंदी में कहा। हमने कहा हाँ जी। आपने कैसे जाना? तो उसने कहा क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ, मेरे पूर्वज भारतीय थे। आप जो भाषा बोल रहे हैं वो मेरे पूर्वजों की भाषा है। वो हमें अपने यहाँ ऑफिस में ले गया, बाद में उसने अपने निवास पर हमें आमंत्रित किया, और हमारी यात्रा में लगातार हमारे से संपर्क में रहा, उसके बाद भी रहा। तो इससे ये निश्चित रूप से मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि हिंदी जोड़ने की भाषा है, पूरी दुनिया में जोड़ती है, भारतीयों को जोड़ती है, अन्य लोगों को जोड़ती है, जिन्होंने इस देश की संस्कृति को जाना उनको जोड़ती है, क्योंकि अपने पूर्वजों की कुछ पहचान है वो जोड़ती हैं, जिसमें भाषा का सर्वाधिक योगदान है। जब हम एक ऐसे कार्यक्रम में गए, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था, और वहाँ एक भारत की बेटी ने गीत गाया कि ऐ मेरे प्यारे वतन। जब उसकी वो पंक्तियाँ आईं कि चूम लूँ मैं उस जुबां पर जिस पर आए तेरा नाम, और उसी शाम जो मैंने अभी जिक्र किया कि उस मॉल के अंदर हमें उस व्यक्ति ने हिंदी बोलने के कारण से हमारे से संपर्क किया, तो मैंने कहा ये सार्थकता है, मेरे मन के अंदर आया, ये सार्थकता है कि वो भाषा जब हमारी ज़बान पर आई तो उस व्यक्ति ने अपने अंदर ये महसूस किया कि ये मेरे उस देश की भाषा है, मेरे पूर्वजों के देश की भाषा है, जो मॉरिशस, फिजी और कितने देशों के लोग अपने साथ जब यहाँ से गए तो भारत की भाषा को ले गए, भारत के साहित्य को ले गए। उसी भाषा और उसी साहित्य के कारण से आज भी वो अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं, आज भी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। शायद इसीलिए जावा के एक सांसद जब पिछले दिनों भारत आए तो उन्होंने कहा कि हम अपने देश में बैठकर भारत के बारे में ये सोचते हैं कि वहाँ हिंदी में सब कार्य होता होगा, लेकिन यहाँ हिंदी के प्रति जिस प्रकार का आग्रह है, जिस प्रकार का चीरहरण हो रहा है, कष्ट होता है उसको देख करके। यदि आवश्यकता पड़े तो इस चीरहरण के लिए हम वस्त्र जावा देश से देने को तैयार हैं, हम अपने देश से देने को तैयार हैं। जैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय वस्त्र दिए, वो लोग अपने पूर्वजों की भूमि की भाषा का संरक्षण चाहते हैं। तो हमारे सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम अपने देश की, अपने पूर्वजों की भाषा को, उसका संरक्षण क्यों नहीं चाहते। ये आवश्यक है ये समझना। इस मानसिकता जो हमें इसको समझने से रोकती है, और उसके लिए हम आड़ लेते हैं विदेशियों का, आड़ लेते हैं विदेशी भाषा की। ऐसे लोगों को मैं फिर से एक अपने अनुभव की बात करना चाहता हूं। विदेश के अंदर एक कार्यक्रम में जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो एक वंदे मातरम गीत से हुई। वंदे मातरम गीत हुआ तो उस कार्यक्रम में वहाँ का एक स्थानीय, यूरोप की बात है कि यूरोप का व्यक्ति भी बैठा था, और वो खड़ा होकर उसने आपत्ति की कि आप यहाँ अपने देश का गीत क्यों गा रहे हो, इसकी वंदना क्यों कर रहे हो। जब उसे समझाया गया कि वंदे मातरम का अर्थ भारत की वंदना नहीं है,
मातृभूमि की वंदना है, उस धरती की वंदना है जहां वो रहता है। जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं भारत में, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमारे लिए यहाँ की भूमि, उसको हम वंदे करें, उसको नमन करते हैं। आप यूरोप में रहते हो, आपके लिए भी यही है। इसका अर्थ कि आप यूरोप की भूमि को नमन करो, उसको प्रणाम करो। और विशेष रूप से जो भारतीय हैं उन्हें हम ये संदेश दे रहे हैं कि जिस धरती पर आप रहते हो उसको प्रणाम करो, उसके प्रति वंदना करो, उसके प्रति सर झुकाइए। तो वो विदेशी बहुत प्रभावित हुआ। उसने माइक पर आकर कहा कि मुझे आज तक ये मालूम नहीं था और नेक्स्ट टाइम आई विल सिंग वंदे मातरम, मैं भी वंदे मातरम गाऊंगा। तो ये जो इस देश के साथ, इस देश की अस्मिता के शब्द हैं, अस्मिता के प्रतीक हैं, उसमें भाषा भी शामिल है। उस भाषा को हम विस्मृत नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी जन जन को जोड़ने वाली भाषा है, हिंदी पहचानने वाली भाषा है। ये पहचान आज़ादी की लड़ाई के अंदर रही। आज़ादी की लड़ाई के अंदर हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हिंदी के शंखनाद ने सारे देश को जोड़ा। और तमिल भाषी राष्ट्र कवि सुब्रमण्यम भारती ने तो 1906 में ही जो उनकी तमिल पत्रिका इंडिया प्रकाशित होती थी, उसके माध्यम से उन्होंने सभी लोगों से, गैर हिंदी भाषी लोगों से भी आग्रह किया था कि वो हिंदी सीखें, अवश्य सीखें। और उन्होंने अपनी ये तमिल भाषी इंडिया पत्रिका के कुछ शब्द हिंदी के लिए सुरक्षित कर दिए कि इनमें हिंदी प्रकाशित होगा। ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जो आज़ादी के अंतर्गत काम किया। और आज़ादी की लड़ाई के जो मुख्य योद्धा रहे हैं, पुरोधा रहे हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, महात्मा गांधी हों, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हों, बाल गंगाधर तिलक हों, इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। लेकिन हिंदी के ये बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं, हिंदी के प्रबल पक्षधर रहे हैं। और गांधी जी तो स्वयं कहा करते थे, उन्होंने बार बार कहा है कि हिंदी इस देश को जोड़ती है, मेरा बस चले तो इस देश में शिक्षा का माध्यम हिंदी ही होना चाहिए, हिंदी ही करूं। हाँ, ये बात अलग है कि आज़ादी के बाद हमने गांधी जी को राष्ट्रपिता का तो सम्मान दिया, लेकिन उस राष्ट्रपिता की जो शिक्षा थी, जो उसकी देन थी, उसको हम बहुत अधिक तक स्वीकार नहीं कर सके, बहुत अधिक हमने उसको नहीं माना। इस वजह से हमारे सामने अनेक प्रकार की जो कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हैं। और हिंदी के प्रति जो हमारे कुछ सीमाएं हैं, हमारी सोच की, हमारी जो ये ग्रंथि है, उससे हमें पार पाना है। यदि हम उससे पार पा लें तो ये निश्चित है कि हिंदी सर्वाधिक सम्मानित भाषा है, सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, सर्वाधिक लचीली भाषा है, इसकी स्वीकार्यता है। आज जिस तेजी से ये इंटरनेट के ऊपर हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है, तो सारी दुनिया स्वीकार कर रही है कि बहुत शीघ्र हिंदी एक नंबर पर होगी। आज जो दशा है हिंदी की इंटरनेट पर, वो इसमें हिंदी का दोष नहीं है, इसमें दोष हमारी सीमाओं का है। अनेक बार ये प्रश्न भी आता है कि इस देश में गांव-गांव तक अभी इंटरनेट नहीं पहुंचा, अभी कंप्यूटर नहीं पहुंचा। यदि जिस दिन इस देश के गांव-गांव में पहुंच जाएगा, हर आदमी सक्षम हो जाएगा, तो निश्चित मानिए कि हिंदी इस देश की सबसे बड़ी भाषा होगी। इस देश की तो है ही, दुनिया की सबसे बड़ी भाषा होगी, कंप्यूटर की सबसे बड़ी भाषा होगी। एक महाजाल कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारे सामने आ रहा है, हिंदी उसके अंदर बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हिंदी को किसी बहुत अधिक सरकारी आश्रय की मोहताज नहीं है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जब उसके विकास में रोड़े अटकाए गए, उसके बावजूद जिस तेजी से आगे बढ़ी है, जिस तेजी से उसने विकास किया है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है, उसको देखते हुए कंप्यूटर पर ये एक नंबर की भाषा हो, प्रथम स्थान पर हो, इसको हम बहुत शीघ्र हमारे ये सामने होगा। और यही कारण है कि जैसे दुनिया स्वीकार कर रही है कि हिंदी का शेर सोया हुआ था, आज वो जाग रहा है, आज वो दहाड़ रहा है और उसकी दहाड़ सारी दुनिया में दिखाई दे रही है।
लाखों की संख्या के अंदर ब्लॉग्स हैं, इंटरनेट में वेबसाइट्स हैं, फेसबुक से लेकर के और जितनी सोशल नेटवर्किंग है, जितनी तेजी से उसका उपयोग हो रहा है, उसको देखते हुए ये कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा सुखद आश्चर्य की बात तो यह है कि इस देश का वह वर्ग जो सीखने की अवस्था में नहीं है, जिसको सरकार रिटायर मान लेती है 60 बरस के बाद। मेरे बहुत से मित्र, साहित्यकार मित्र ऐसे हैं जिन्होंने 75 वर्ष की आयु में कंप्यूटर को सीखा, क्योंकि कंप्यूटर में हिंदी का उपयोग हुआ। उन्होंने भी महसूस किया कि हमारी साहित्य जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से वो लोगों तक पहुँचे, उसके अंदर यूनिकोड का प्रयोग हुआ। जो चीज़ें अभी जहाँ सीमाएं हैं उस पर बहुत अधिक कार्य हो रहा है, बहुत अधिक उसके परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। जब एक 75 वर्ष के व्यक्ति कंप्यूटर और कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी के संवर्धन, उन्नयन के लिए कार्य कर रहा है, तो उसमें ये निश्चित है, ये इस बात का प्रमाण है कि इस देश में कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। अभी हमारी जो नई पीढ़ी है, विशेष रूप से उसको जिस तेज़ी के साथ कंप्यूटर का वो उपयोग कर रही है, सीख रही है, वो हिंदी के लिए बहुत आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए हमारे अंदर ये जो एक ग्रंथि है, इसको हमें उखेड़ करके फेंकना है। हमारे अंदर जो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो हीन भावना की ग्रंथि है, आज हमें झकझोड़ने की ज़रूरत है। आज हमें झकझोड़ना है, ये सोचना है अपनी मानसिकता को कि हम इस ग्रंथि से बाहर आएं। क्या ये हमें उस झकझोड़ने के लिए फिर से गांधी की ज़रूरत है, बुद्ध की ज़रूरत है, या अन्ना की ज़रूरत है, या हम स्वयं गांधी बन करके, हम स्वयं अन्ना बन करके, हम स्वयं बुद्ध बन करके अपने आप को झकझोड़ेंगे, अपने स्वाभिमान को महसूस करेंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे। और इस देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस विषय में निरंतर सोच रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है, और उसी के प्रयासों का प्रतिफल है कि कंप्यूटर में हिंदी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो साहित्यकार है उसे इस विषय में खामोश नहीं रहना चाहिए कि कलमकार अगर चुप रहा होगा सब निस्तेज, कहीं न भारत छोड़ेंगे ये इंडियन अंग्रेज। तो हिंदी बोलने वाला, हिंदी जानने वाला, हिंदी लिखने वाला, कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सर्वत्र प्रशंसा पाता है अपनी विनम्रता, अपने गुणों के कारण से। इसीलिए ऐसे लोगों के प्रति ही हम ये कह सकते हैं कि अपना सबको मानकर खूब लुटाओ प्यार, फूलों सा महको सदा, एक दिन जियो या चार। तो ये संदेश हिंदी का है, हिंदीकरण का है, चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से हो, चाहे साहित्य के माध्यम से हो। कंप्यूटर आज की आवश्यकता है।